नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। भानु प्रतापपुर के दंगल की बात करेंगे सबसे पहले, जहां उपचुनाव में मतदान जारी है और अब तक 31% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 3 बजे तक वोटिंग होना है। तो आप ये देखिए कि अभी 31% मतदान दर्ज किया गया है। वोटिंग को लेकर वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब आपने देखा कि पोलिंग बूथों के बाहर महिलाएं, पुरुषों, बुजुर्ग की तमाम लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। यहां तक कि एक दिव्यांग भी आपने देखा पहुंचे हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सारे काम छोड़ दें, पहले पोलिंग बूथ जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो सुबह सुबह सावित्री मंडावी भी पहुंची थी, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके बाद ब्रह्मानंद नेताम भी पहुंचे, उन्होंने भी वोट डाला। और साथ ही अकबर कुर्राम ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जीत की बात कही। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मतदान जारी है और अब तक 31% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज का दिन बहुत ही खास है इन तीनों ही प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि आज इनकी किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा ईवीएम में। और 8 तारीख को परिणाम आने वाली हैं और उस दिन पता चलेगा कि किन के दावों में कितना दम रहा है। किस प्रत्याशी को मतदाताओं ने अपना प्रतिनिधि चुना है। तो वहीं वोटिंग को लेकर जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो भी हमने आपको दिखाए हैं। पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि मतदाताओं को कोई कष्ट ना हो। सुबह सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अलग अलग तस्वीरें, आपको ये 3 तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये तीनों ही प्रत्याशी, एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी, जिन्होंने पहले तो भगवान के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने वोट डाला और सभी से वोट की अपील भी की। उन्होंने जीत की भी बात कही। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, जिन्होंने वोट डालने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए निशाना भी साधा कांग्रेस पर। और उनका यह भी कहना था कि जो आरोप उन पर लगे थे वो गलत थे और मौके का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। तीसरी तरफ आप देखें कि अकबर कुर्राम भी चुनावी मैदान में है और ये सर्व आदिवासी समाज की तरफ से प्रत्याशी हैं। और इनकी मौजूदगी से कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और चलिए शुरू करेंगे, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, बहुत ही खास दिन है। 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिन पर मुख्य रूप से तीनों के बीच में मुख्य मुकाबला है। और देखा यह जा रहा है कि कांटे की टक्कर देते हुए तीनों नजर आने वाले हैं। 31% मतदान अभी तक दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज जो है अगर की बात करें तो करीबन 31% मतदान हो चुका है। इस वक्त हम एक मतदान केंद्र में मौजूद हैं जनपद प्राथमिक स्कूल में, और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। और जो दिव्यांग वोटर्स आ रहे हैं, जो बुजुर्ग वोटर्स आ रहे हैं, उनको भीतर तक के वोट दिलाने के लिए जाने के लिए आप देख सकते हैं एनसीसी और एनएसएस के जो बच्चे हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और ये लोग भी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपना सहयोग दे रहे हैं। सुबह से ये बच्चे तैनात हैं। कितने बजे से आए हैं आप लोग? 9 बजे से। सुबह 9 बजे से आए हैं। क्यों यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं, वो भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। महिला वोटर्स की बात करें या पुरुष वोटर्स की बात करें। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये चुनाव जो है वो काफी मायने रखता है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि साल भर के बाद में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और जाहिर तौर पर उसके पहले ही उपचुनाव के जो भी नतीजे आते हैं वो कहीं न कहीं किसी पार्टी के लिए जो जिसकी सरकार होती है खासतौर पर, उसको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक संदेश देने वाला भी होता है। और ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी जान लगा दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती और बीजेपी ने भी अपनी ताकत पूरी झोंकी हुई है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो आदिवासी आरक्षण का जो मसला है, जो आदिवासी आरक्षण 32% से 20% हुआ, ये एक मसला खासतौर पर सबसे ज्यादा जो मुद्दा बना हुआ था। ब्रह्मानंद नेताम पे जो आरोप लगे, गैंगरेप के आरोप लगे, वो एक मुद्दा बना हुआ था। और आदिवासी आरक्षण को देखते हुए सर्व आदिवासी समाज ने जो अपना प्रत्याशी
प्रत्याशी खड़ा किया अकबर राम कुर्राम को। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 लोगों के बीच में ये मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी है, बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम है और सर्व आदिवासी समाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा करके रखा हुआ है अकबर राम कुर्राम को। तीनों के ही दावे हैं कि हम लीड कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। नतीजे क्या होंगे ये तो 8 दिसंबर को पता चलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो तीनों ही प्रत्याशी जो है वो अपनी ताकत झोंक दे रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम कह रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी ने मुझ पे मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की, उसको जो है जनता समझती है। हालांकि इसी को बीजेपी ने सिंपैथी कार्ड के रूप में भी खेलने की कोशिश की। कांग्रेस ने इसको काफी बड़ा मुद्दा बनाया और झारखंड पुलिस की जब एंट्री हुई तो उसके बाद में बीजेपी ने यह कहा कि हेमंत सोरेन, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो हेमंत सोरेन का सहारा ले रहे हैं और झारखंड की पुलिस को यहां पर भेजा हुआ है। तो ये पूरा जो सियासी समीकरण है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर है। और मनोज अगर हम बात करें तो सावित्री मंडावी का कहना है कि स्वर्गीय मनोज मंडावी ने जो सपने देखे थे उन्हीं को सपनों को पूरा करने के लिए वो चुनावी मैदान में खड़ी हुई है। कांग्रेस को यह भी लगता है कि सिंपैथी वोट जो है वो खासतौर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यही वजह है कि एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी को टिकट दिया गया। ब्रह्मानंद नेताम की अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक रह चुके हैं 2008 में, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है उन्हें अपना मजबूत कैंडिडेट के तौर पे मान रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि ब्रह्मानंद नेताम जो है अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे। तो यही वजह बीजेपी को लगा कि इस चेहरे को जो है चुनाव मैदान में उतारा जाए। अकबर राम कुर्राम जो है वो जो प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और सर्व आदिवासी समाज के जो जाने माने जो है वो पदाधिकारी हैं, तो सर्व आदिवासी समाज ने भी अपनी ताकत जो है झोंकी हुई है। लेकिन इस बीच हम आपको फिर से एक बार वोटर्स की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे कि कैसे किन परिस्थितियों में वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं। तमाम तरह की दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठी हुई है, इसके साथ ही महिला वोटर जो है वो लंबी कतारों में है। जो वोट देने आए थे उनसे बात करते हैं। सर, इस मुश्किल में भी आप वोट देने के लिए आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा मैडम कि ये हमारा अधिकार है, मत देना अधिकार है। हम चाहते हैं कि सरकार अच्छी रहे, अच्छे आदमी उसमें जाए और अच्छे काम करें, जी जी, जिससे कि हम भी अच्छे रहें। जी, अभी जैसे जो भी स्वास्थ्य के लिए मिलता है। क्या परेशानी है सर आपको? ये मैडम क्या है कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो जी, नस्लाई साजिश में आ गया था मैं। दंतेवाड़ा अच्छा, पुलिस में थे आप? मैं हार्टिकल्चर ऑफिसर था। क्या ऑफिसर थे सर? हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, तो क्या गोली लगी? ये हमारे साजिश में आ गया मैडम, तो थोड़ा गोली लग गई थी मेरे को। तो ये आप देख सकते हैं, आपका नाम बताएंगे सर? यशवंत कुमार डटसेना है। ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे। ये एक पैर से जो है वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों की गोली से वो घायल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये जो है वो लगातार आप नौकरी कर रहे हैं सर? नहीं, अभी रिटायर हो चुका हूँ। रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है, लेकिन लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व पर आप देख सकते हैं कि किस मुस्तैदी से वो यहाँ पर आए हैं। उनकी मुश्किलें आप देख सकते हैं। इस पैर में उन्होंने गोली खाई हुई है। लोकतंत्र पर भरोसा है और वाकई जिन नक्सल इलाकों में भी अगर हम बात करें तो यही बात होती है कि मत का उपयोग करें और अगर हम बात करें तो लोकतंत्र पे भरोसा जो होता है वो आप और इन मुश्किल भरे हालातों में भी जब कोई मतदाता पहुंच रहा है मतदान करने के लिए तो एक प्रेरणा भी देते हैं, सभी को संदेश भी देते हैं समाज में कि सभी को बढ़ चढ़कर वोट जरूर करना चाहिए। आपको घर में नहीं बैठना है, आज जाना है और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी घटना सामने आई है। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत की खबर मिली। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया। लापरवाही का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों ने लगाया है। बिजली बंद होने से मची अफरा तफरी, कलेक्टर सरगुजा पहुंचे अस्पताल। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी घटना सामने आई। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत की खबर है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली बंद होने से अफरा तफरी मची। कलेक्टर सरगुजा पहुंचे अस्पताल और यहां पर उन्होंने देखा कि आखिरकार कहां पर लापरवाही हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। तो परिजनों ने काफी हंगामा भी किया। उनका ये कहना था कि बिजली बंद होने की वजह से अफरा तफरी मची और साथ ही उनका आरोप है कि बड़ी लापरवाही की गई है और इसके चलते मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत हुई है। इन्हीं बच्चों के जो परिजन हैं काफी हंगामा भी किए। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। तो बिजली बंद होने से अफरा तफरी मची। सरगुजा कलेक्टर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जानकारी जुटाई कि आखिरकार किस तरीके के हालात बने जिसकी वजह से 3 मासूमों की जान चली गई।
तो एक बड़ी घटना सामने आई है अंबिकापुर से। लापरवाही करें, हादसा कहें, पूरा मामला जांच का विषय है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी घटना हुई जहां पर मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है और यहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कहा कि लापरवाही की गई और इसके चलते मासूम बच्चों की जान गई है। बिजली बंद होने से अफरा तफरी मची थी और इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तो वहीं काफी हंगामा बढ़ता देख कलेक्टर सरगुजा अस्पताल पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कहां पर लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रवण जुड़ गए हैं। श्रवण, कहां लापरवाही हुई? क्या वाकई में बिजली बंद होने की वजह से 3 मासूमों की जान चली गई? श्रवण, आपको आवाज आ रही है? बताएं कि कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम। तो शायद श्रवण को आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो खबर अंबिकापुर से है जहां पर आप देखें कि पूरे जो परिसर है अस्पताल का, यहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम बच्चे यहां पर वार्ड में भर्ती थे। बिजली बंद होने की वजह से अफरा तफरी मची और ये कहा जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही की वजह से 3 मासूमों ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर के बाद से परिजनों का बुरा हाल है, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर सरगुजा अस्पताल पहुंचे, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। जहां पर लापरवाही हुई है वहां पर एक्शन की बात कही जा रही है। पूरा मामला फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है। आप देखिए कि जो मासूमों के जो परिजन हैं उनकी स्थिति काफी खराब होती जा रही है। काफी शोर शराबा भी हुआ। 3 मासूमों की जान चली गई अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से, ऐसा कहना है परिजनों का। तो ये बात सामने आई कि बिजली बंद होने की वजह से हादसा हुआ और 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। और आप ये देखें कि कई बार जो सुदूर इलाके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर अस्पतालों में लापरवाही बनी रहती है और लापरवाही की वजह से कई बार जो वहां पर मरीज होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनकी जान पर बनाती है। और ऐसा ही कुछ मामला यहां पर सामने आया है जब बिजली सप्लाई रुकने की वजह से 3 मासूमों की जान चली गई। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, कहां लापरवाही हुई, 3 मासूमों की जान चली गई? देखिए, कल रात ये बताया जा रहा है कि एसएनसीयू जो वार्ड है वहां पे बिजली गुल हो गई थी, जिसके वजह से अफरा तफरी मच गई थी। और आज सुबह जब ये पता चल रहा है कि 3 बच्चों की मौत हो गई है और जैसे ही मौत की यहाँ पे खबर मिलती है, पूरा प्रशासन जो है मौके पर पहुंच गया है और एक बड़ा लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और लाइट की जिस तरह से गोल हुई है और उनकी बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर किया गया है। तो ये एक बड़ा लापरवाही जो है ये आरोप लगा रहे हैं परिजन। बड़ा लापरवाही भी यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि जो सरगुजा कलेक्टर है वो मौके पर पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो है जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची है और जो परिजन हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि जो रात में जिस तरह से लाइट गोल हुई, अफरा तफरी की माहौल हो गई थी और जो एसएनसीयू जो वार्ड है वहां से जो नर्स हैं वो बच्चों को उनके माता को सौंप दिए थे और जो है एक बड़ा यहाँ पे खबर निकल के सामने आई है। अच्छा, बिल्कुल श्रवण, 3 मासूमों की जान चली गई और बच्चे काफी छोटे थे। यहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा घटनाक्रम जब सामने आया तो कलेक्टर सरगुजा मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। आगर मालवा से खबर है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। सोयत में लगे मोदी मोदी के नारे लगाने वालों को राहुल गांधी ने दिया फ्लाइंग किस। राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। रविवार को आगर मालवा जिले के सोयत से निकली थी भारत जोड़ो यात्रा और यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए थे। तो देखिए, जब मोदी मोदी के नारे लगाए गए तो राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। आगर मालवा की सोयत से यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान ये वीडियो सामने आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है जब इस तरीके से नारे लगाए गए। इसके पहले भी ऐसा एक घटनाक्रम हुआ था जब मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे और
जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। उस दौरान भी राहुल गांधी ने हालांकि कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन इस बार जब आगरमालवा की सोयत में मोदी मोदी के नारे लगाए गए तो राहुल गांधी सभी को फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। और संवाददाता रजनीश सेठी जुड़ गए हैं। रजनीश, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं आगर मालवा की सोयत में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, और देखिए कि राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला इस दौरान। जी हाँ रेनू, मध्य प्रदेश में करीब 12 दिनों तक चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा जिले में करीब 3 दिनों तक रही। और जब कल सोयत से ये यात्रा निकल रही थी अंतिम पड़ाव के लिए, तो सोयत में कुछ लोग या यूं कहें कि भाजपाई वहां पर अपने घेरे में खड़े थे और वो पहले तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उसके बाद में उन्होंने मोदी मोदी के नारे शुरू कर दिए। जैसे ही राहुल गांधी ने उन्हें देखा तो उन्हें पहले तो जोर से और लगाने को भी कहा और उसके बाद फ्लाइंग किस उन्होंने किए। तो ये राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा में। जी शुक्रिया आपका रजनीश जानकारी के लिए। तो एक अलग अंदाज राहुल गांधी का, जब मोदी मोदी के नारे लगे तो इस दौरान वे फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। और आप देखिए कि आसपास के लोग भी पलटकर देख रहे हैं कि आखिरकार कहां पर ये मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जब मोदी मोदी के नारों पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया। भारी भीड़ आगर मालवा की सोयत से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इकट्ठा थी और इसी दौरान ये पूरा वीडियो सामने आया है। और अब बात करेंगे ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में महिला से मारपीट का मामला सामने आया, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक महिला का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं महिला बार बार खुद को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन युवकों के खौफ के चलते कोई भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आता। बाद में युवक महिला को जान से मारने की धमकी देकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। और ये चौंकाने वाला वीडियो है। आप देखिए कि महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। उसकी एक बानगी फिर से आप देखिए न्यूज़ 18 पर। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर का, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी घटना सामने आई है। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत की खबर। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली बंद होने से मची अफरा तफरी। कलेक्टर सरगुजा अस्पताल पहुंचे और आप ये देखें कि अंबिकापुर में जब यह हादसा हुआ हॉस्पिटल में, तो उस दौरान परिजनों की स्थिति काफी खराब हुई, काफी हंगामा भी हुआ, विरोध किया गया। और चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जुड़ गए। टी.एस. सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी नमस्कार। टी.एस. सिंहदेव जी, ये पूरा घटनाक्रम अंबिकापुर से सामने आया है, जहां पर एक हॉस्पिटल में बिजली सप्लाई नहीं हो पाई, इस वजह से 3 मासूमों की जान चली गई, ऐसा कहना है परिजनों का। बहुत ही दुखद पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पहला रिएक्शन आपका। जी, मैं कल ही अंबिकापुर से लौटा, रात को रायपुर पहुंचा था, तब तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। आज सुबह ये जानकारी मिली कि 4 बच्चों की मृत्यु हुई है एमसीएच अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज के एमसीएच अस्पताल में। 2 बच्चों की मृत्यु जो बिजली की घटना आप कह रहे हैं उसके पहले हुई थी, और 2 की बिजली जाने की घटना के बाद हुई है। और बिजली एक बात सामने आती है, लेकिन जनरेटर वहां पर रहते हैं। एमसीएच में बिजली चली जाए, आपात स्थिति में बच्चों को रखा जाता है, तो जनरेटर चालू होने चाहिए थे। और मुझे बताया गया कि जहां वेंटिलेटर थे वहां जनरेटर शायद चालू भी थे, अन्य जगह चालू नहीं थे। क्या कारण है? ये माताएं, इनके बच्चों का जन्म अस्पताल में ही हुआ था कि बाहर से हुआ था, ये सब की जांच के लिए मैं भी मौके पे जा रहा हूँ। सीएम साहब से भी बात हुई मेरी, हेलीकॉप्टर उनने उपलब्ध करा दिया है। 1 बजे हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं। विभाग के सचिव जी भी रहेंगे, डीएमई भी रहेंगे, एक पीडियाट्रिक विशेषज्ञ भी रहेंगे, और मौके पे जाके कहीं कोई लापरवाही हुई, कहीं कोई और कारण तो नहीं है, क्या बच्चे कमजोर, सामान्य रूप से वहाँ ऐसे ही बच्चे भर्ती होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, क्या कारण था मृत्यु का? कोई लापरवाही की बात अगर आएगी तो कड़ी कार्रवाई भी होगी।
बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से एक साथ 4 बच्चों की जान चली जाती है, परिजनों के आरोपों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका यह आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन लापरवाही किया, इसकी वजह से मासूमों की जान चली गई। सर, ये जो मैंने बताया जांच का विषय, ये परिजनों के भी बयान लिए जाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी और कोई भी लापरवाही आएगी तो उसमें निसंदेह इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जी, अस्पतालों में मातृ शिशु वार्ड में यदि कोई लापरवाही होती है तो ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि शिशु वार्ड में इस तरीके की लापरवाही है तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य वार्ड होते होंगे वहां पर कैसी स्थिति बनती होगी। तो एक सख्त एक्शन की और सख्त निगरानी की भी जरूरत है यहाँ पर। मुझे जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली कि स्टाफ पूरा तैनात था और उनने अपने तरफ से प्रयास किया। ये प्रबंधन है वो अपना पक्ष रखता है, परिजनों से पूछना पड़ेगा कि वस्तु स्थिति क्या थी और किसी को जानकारी होगी उनकी बात भी हमको संज्ञान में लेनी होगी। और ये सारी स्थितियों को देख के भविष्य में ऐसा ना हो ये भी देखना पड़ेगा। कुछ साल पहले भी एक घटना हुई थी, उसमें 24 घंटे के अंदर मृत्यु यहाँ ज्यादा हुई थी। लंबी जांच कराई गई थी, कहीं कोई और बात तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया की बात तो नहीं है, कोई दूसरे कारण तो नहीं है। उनमें सुधार के लिए भी पहल किए गए थे। अभी एक साथ 4 बच्चों की अगर मृत्यु होती है तो हम सबको झकझोर देती है ये बात। बिल्कुल ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, कोई लापरवाही थी क्या? जहां तक बिजली की बात है, मुझे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है अस्पताल के, उनसे मैंने रिपोर्ट ली थी प्रारंभिक। उनने मुझे यही बताया था कि 2 बच्चों की मृत्यु उसके पहले और 2 की बिजली आ जाने के बाद हुई। मौके पे जाके और बात देखनी पड़ेगी। बिजली की बात तो जनरेटर क्यों नहीं चालू था, आकस्मिक किसी अन्य कारण से अगर बिजली चली गई तो बच्चों के लिए व्यवस्था रहती ही है वहां, तो वो बैकअप क्यों नहीं काम किया, क्या कारण से, ये सब देखने होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही बारीकी से जांच की जरूरत है। बहुत शुक्रिया टी एस सिंहदेव जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी जिन्हें जो आश्वासन दे रहे हैं कि वो भी पहुंच रहे हैं जांच करने के लिए। सरगुजा कलेक्टर ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की गहनता से जांच होगी कि आखिरकार कहां पर लापरवाही हुई। यदि बिजली सप्लाई नहीं हो पाई तो जो बैकअप होता है वो काम क्यों नहीं किया है, और इसी दौरान जो परिजन है उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, क्या कुछ उनका कहना है, वो भी सुनिए। रात के लाइट गोल हो गया था, कोई बोल रहे हैं कि बच्चे 3 डेथ हो गए हैं। मेरे को भी डाउट लग रहा है कि मेरा बच्चा, डॉक्टर लोग नहीं बता रहे हैं कि किसका बच्चा डेथ हुआ है, इसे अंदर जाने को मना कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर लोग आएंगे तो बताएंगे। वो भी डर है कि मेरे देखने नहीं जा रहे हैं बच्चे का हालत कैसे है, तबीयत बस पूछना है, देख के आना है मेरे को, नहीं अंदर ढुकने को मना है, जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो देखिए कितना दुखद पहलू है कि एक माँ अपने बच्चे को देखना चाहती है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि जिस बच्चे की जान जाने की बात की जा रही है क्या उसका बच्चा भी उस कतार में शामिल है या नहीं। कोई फिलहाल अंदर जाने के लिए किसी को जाने के लिए भी मनाही है और यहाँ पर जांच की बात हालांकि की गई है। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर डरा रहा डेंगू का डर। भोपाल में डेंगू से संदिग्ध मौत हुई है। 5 साल के किशोर की मौत हुई। निजी अस्पताल में किशोर का इलाज चल रहा था। ग्वालियर जिले में भी डेंगू का असर बढ़ा। डेंगू पीड़ित एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई। 6 साल की सौरभ की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हुई। इस सीजन में अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर जिले में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 750 के पार। तो आप ये देखिए कि डेंगू का जो डंक है वो अब थोड़ा डराने लगा है, क्योंकि 5 साल के मासूम की डेंगू की वजह से जान चलेगी। हालांकि कुछ और भी मरीज हैं जो कि अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भानु प्रताप